सभी को नमस्कार। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का इस साल पीटी क्लियर हो और इसी के लिए हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मई 2025 से लेकर और आज तक का करंट अफेयर, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 2 साल का और करंट अफेयर मैं पढ़ाऊं। तो आप निश्चिंत हो जाइए बच्चों, 2 इयर्स का करंट अफेयर पॉलिटी के साथ आपको मिलेगा, आप उसको कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इन क्लासों को देखना है, इसमें पीटी के सवाल भी होंगे। अब ये हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग क्लासेस में बना रहा हूं, तो आज जो हमने लक्ष्य लिया है वो हिंदी माध्यम का लिया है। और आज ये 5 टॉपिक हम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल, गैर सरकारी सदस्य विधेयक, फिर भारत में जनगणना, सेंसस इन इंडिया। हिंदी में माध्यम की एक क्लास है, बट क्योंकि आपको हेल्प मिल सके इसके लिए दोनों माध्यम में ये मैं पढ़ा रहा हूं। रोहिंग्या का मुद्दा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, नए राज्य का गठन, 50वीं सालगिरह मना रहा है सिक्किम स्टेटहुड की, अपने नए राज्य की, उसको लेकर सवाल आता है, उससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं हम देखेंगे। और पैदल चलने वालों का अधिकार, ये थोड़ा कम रेलेवेंस का टॉपिक है, बट ये सारे पॉलिटी के टॉपिक्स हैं जो मई 2026 में आए हैं। और आप एक फेमस वी से नाम है, नाम पूरा नहीं ले सकता, उस मैगजीन में भी आपको ये टॉपिक मिलेंगे। हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कॉन्सेप्चुअल कवरेज इसमें देने का प्रयास किया है ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकल सके। इनके साथ कुछ पीटी के भी सवाल हैं जो अगर आप देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आप जरा देखने का प्रयास कीजिए। प्राइवेट मेंबर बिल पर एक ये प्रश्न है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। मैं इसको फुल स्क्रीन में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जरा इस क्वेश्चन को अब आप देखिए। भारत की संसद में गैर सरकारी बिल के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट मेंबर बिल, यह किसी भी संसद सदस्य द्वारा पेश किए जा सकते हैं जो मंत्री नहीं है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट द मिनिस्टर। सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस की आवश्यकता होती है, रिक्वायर 1 मंथ नोटिस। यह सरकारी विधेयक किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, वहीं गैर सरकारी सदस्य विधेयक केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। While a government bill introduced any day, this bill can only be introduced on Fridays. सदन में सरकारी विधेयक के खारिज होने पर, किए जाने पर सरकार विश्वास मत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कथन कितने सही है कितने सही रॉन्ग है, इसको लेकर ये सवाल है। अब इस नेचर का सवाल कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अब आइए जरा इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और फिर आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा? आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए जरा इसको होलिस्टिकली देखते हैं। ऐसे हर एक टॉपिक के मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको सवाल कराऊंगा। तो जरा इसको हम देखते हैं। परिभाषा क्या होती है, यहां से इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है कि परिभाषा क्या है।
तो आपको पता है कि 543 लोग एमपी के रूप में इलेक्ट होते हैं। तो उसमें से एमपी कितने बन उतने उसमें से मंत्री कितने बनते हैं? तो 15%, और दिल्ली में 10%। 91st अमेंडमेंट से ये फिक्स कर दिया गया है। तो 80 लोग मंत्री बनते हैं, लगभग 70, 80, 90 के आसपास। और वो जो बिल पेश करते हैं, उसी बिल को कहा जाता है सरकारी विधेयक। और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, 272 लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन मंत्री तो 80 लोग ही बनते हैं, 70-80 लोग। उनको छोड़कर जो भी बिल रखा जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल या गैर सरकारी सदस्य बिल कहा जाता है। वो इंडिविजुअल का बिल है, वो अपने क्षेत्र के किसी मुद्दे पर या अपनी पार्टी के किसी मुद्दे पर रखा जाता है। तो परिभाषा क्या हुई मेरे बच्चों? किसी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी दल का हो या फिर अपोजिशन का हो, विपक्षी दल का हो, यानी जो मंत्री नहीं है, वो कोई भी बिल लेकर आए, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे गैर सरकारी बिल। और फिर ये सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो इसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी बुरा मिलता है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम ये आती है कि सिर्फ 80 लोग ही जो चाहेंगे वो 5 साल बिल बनते रहेंगे। आज तक क्या कोई गैर सरकारी बिल जो और 543 सदस्यों का मत है, 80 लोगों को छोड़कर, मंत्रियों को छोड़कर, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या जिसकी सरकार है वही चलाता रहेगा? देश की जन भावनाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति तो 543 लोग करते हैं, लेकिन क्या ये 80% लोग ही, 80 लोग ही 5 साल तक सारी चीजें चलाते रहेंगे? इसको लेकर एक डिबेट है। तो परिभाषा आपने सीखी, अब ट्रीटमेंट आपने पहले ही समझ लिया कि भाई सरकार के हाथ में। तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति डिसाइड करता है कि इसको रखना भी है कि नहीं रखना। तो आउटराइटली ही ये बिल चला जाता है। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बात याद रखनी है कि एक तो परिभाषा, दूसरा बिल की स्वीकार्यता अध्यक्ष के हाथ में है। और क्या आज तक कोई भी बिल जो प्राइवेट मेंबर है, जो गैर सरकारी सदस्यों का बिल है, क्या कोई भी पास नहीं हुआ? तो याद रखना है, काफी बिल पास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एक भी नहीं हुआ? तो आपको याद रखना है कि कई बिल पास भी हुए हैं, लेकिन 1970 के बाद कोई बिल आज तक पास नहीं हुआ। इसको लेकर एक कमेटी भी बनी है जो देखती है 543 लोगों की बात सुनी जा रही है या नहीं। तो उस कमेटी का नाम है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति, कमेटी ऑन पब्लिक मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। लोकसभा में इसकी प्रीलिम्स का सवाल है, डिप्टी स्पीकर करते हैं, और वो जो भी गैर सरकारी सदस्य बिल लेकर आए हैं वो इंपॉर्टेंस है या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके आधार पर निर्णय करते हैं और टाइम देते हैं। तो ये भी एक प्रीलिम्स का सवाल है। राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी ही नहीं है, ये काम राज्यसभा के सभापति ही करते हैं। अब आइए, ये डिफरेंस आपको जानना बहुत उपयोगी रहेगा। सरकार, मंत्री, गवर्नमेंट, जो बिल रखा जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और जो गैर सरकारी लोगों के द्वारा रखा जाता है उसके अलावा उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या दर्शाता है?
सरकार की नीति दर्शाता है। सरकार 3 तलाक पर कानून बनाना चाहती है, एग्रीकल्चर पर कानून बनाना चाहती है। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे जो सरकार नहीं देख पा रही है, या व्यक्तिगत सांसद किसी मुद्दे को लाना चाह रहा है, जैसे समलैंगिकता पर बिल आया, सरकार कभी नहीं चाहेगी इन सब मुद्दों पर बात हो, लेकिन अगर देश में जरूरत है तो उन मुद्दों पर बिल लाया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट देखिए, सरकारी है तो 7 दिन में नोटिस में आप पहले बताओ और बिल रख सकते हो, जबकि 1 महीने, ये प्रीलिम्स का सवाल है, 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको पहले बताना पड़ेगा। सरकार की मनमर्जी चल रही है, सोमवार से गुरुवार तक वो किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन ये विधेयक केवल शुक्रवार को 2.5 घंटे की एक छोटी सी चर्चा होगी। तो आपका अगर बिल आ गया 1 महीने में लाओ, फिर शुक्रवार को चर्चा होगी और पता नहीं आप पे चर्चा होगी भी कि नहीं। अब बिलों के बारे में ये जो विधेयक रखे जाते हैं, क्या ये संविधान में कहीं दिया हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं। ये लोकसभा और राज्यसभा में, डियर स्टूडेंट, जो रूल बुक बनी हुई है, उनके जो अपने रूल्स हैं, जो नियमावली है, ये प्रीलिम्स का सवाल है, उसके आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो संविधान ने कहीं पर भी ये नहीं बताया गैर सरकारी विधेयक क्या होगा, सरकारी विधेयक क्या होगा। ये प्रीलिम्स का सवाल है, इन्होंने अपने हिसाब से टाइम इसलिए अलॉट किया। अब ड्राफ्ट कौन करेगा? सरकार का बिल है तो मंत्रालय करेगा, लेकिन एक मिनिस्ट्री होती है, विधि मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ मिनिस्ट्री, वो पूरा ड्राफ्ट बिल करती है। अब किसी अन्य एमपी को लाना होगा तो क्या होगा? एमपी क्यों लाएगा? एमपी अगर ला रहा है तो ना मंत्रालय मदद करेगा, ना लॉ मिनिस्ट्री मदद करेगी, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी, और इसीलिए कई बार वो फॉर्मेट ही ठीक से डिजाइन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? फॉर्मेट ठीक से डिजाइन नहीं कर पाता। अब चांसेस कितने हैं कि वो बिल पास हो? अगर सरकारी है तो हाईली संभावना है, क्योंकि मेजॉरिटी उनके हाथ में है, और गैर सरकारी है तो पास होगा ही नहीं। अगर गलती से पास हो भी जाए तो राष्ट्रपति के पास, उसके पास एब्सोल्यूट वीटो है और वो केंद्र सरकार की बात मानता है। अब अगर सरकार कोई बिल ला रही है, सरकारी बिल अगर कोई आ रहा है और वो फेल कर जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अविश्वास है गवर्नमेंट पे। अब विश्वास नहीं किया जा सकता, वो बहुमत खो चुके हैं, मेजॉरिटी वो लूज कर चुके हैं। जबकि कोई प्राइवेट मेंबर ला रहा है, जबकि कोई प्राइवेट मेंबर ला रहा है, तो उस दृष्टिकोण में क्या होगा? उस दृष्टिकोण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बड़ी बुरी स्थिति है, कई बिल इस टेनोर में भी आए पर पास नहीं हो सके। तो क्या करना चाहिए? हम यूके का मॉडल अपना सकते हैं। समय बढ़ाइए, दिन बढ़ाइए, ड्राफ्टिंग में एक कानूनी सेल हो जो मदद कराए, और उसके बाद मैंडेटरी किया जाए, जैसे यूके में होता है, हर एक बिल को रखा जाएगा, उस पर छोटी ही चर्चा से ही चर्चा होगी। तो ये लाना चाहिए ताकि भारत केवल चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर ना आए, बल्कि संसद जो सही में रिप्रेजेंटेशन करती है, सरकार का भी विपक्ष का भी, सामूहिक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व संसद करती है, और उनकी आवाज, उनके बिल भी पेश होने चाहिए। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने देखा, इसमें जो आपको याद रखना है वो है फैक्ट। 7 डेज, कौन सी मिनिस्ट्री, इन पर सवाल आता है। कॉन्सेप्ट पे तो सवाल आता ही है, प्लस इस पे भी सवाल आता है। अब जरा इस सवाल को आप करने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप कर पाएंगे।
जरा अंतर अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? अंतर ढूंढने का एक प्रयास करते हैं। अंतर ढूंढिए। तो यह किसी भी संसद सदस्य द्वारा पेश किए जाने वाला विधेयक है जो मंत्री नहीं है। बिल्कुल सही है। सदन में पेश करने के लिए इसे 1 महीने का नोटिस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। जहां सरकारी विधेयक किसी भी दिन पेश किया और चर्चा की जा सकती है, वहां गैर सरकारी विधेयक केवल शुक्रवार, यही याद करना है आपको, पर चर्चा की जाती है। इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन फ्राइडे, ये भी सही है। सदन द्वारा गैर सरकारी विधेयक को खारिज होने पर संसद सरकार में संसद विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी स्टेटमेंट ठीक है, सरकार गिरती नहीं है। यहां पर बच्चों चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या है? चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब ये याद रखना, 1900 बिल पास हुए हैं, 70 में आखिरी बिल पास हुआ था और रूल बुक में इसको दिया गया है। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनगणना 3-4 साल से चर्चा में है। जनगणना क्यों इंपॉर्टेंट होती है बच्चों? जनगणना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि भारत में जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो जनगणना के ही कारण है, चाहे सीटों का सीमांकन हो, परिसीमन हो, भारत की कोई भी पॉलिसी बननी हो, मनरेगा हो, देश में आरक्षण देना हो, और देश में सामाजिक आर्थिक हालत कौन से क्षेत्र की, कौन सी कास्ट की कैसी चल रही है, और इसी को लेकर कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें कई तरह के फिल्म्स के सवाल निकलते हैं कि जनगणना भारत में कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा एक्ट है, क्या प्रोविजन है, और भारत में अब कौन सी जनगणना होने जा रही है। इसको लेकर काफी फिल्म्स के सवाल निकलते हैं। एक सवाल ये है, इसको एक ग्लांस आप देख लीजिए, फिर इस टॉपिक पर हम एक गंभीर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आपका फिल्म्स में जो भी सवाल आएगा वो बनेगा। पॉलिटी के लिए, आईआर के लिए और स्कीम्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा इसको अब हम देखते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो जरा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो भारत में कब पहली बार जनगणना का प्रयास हुआ? तो फर्स्ट अटेम्प्ट लॉर्ड मेयो, लेकिन पूरी भारत में ये सिंक्रोनस नहीं थी, एक साथ नहीं थी, कभी किसी रीजन से हुई, कभी किसी रीजन से हुई। तो पहला प्रयास 1872, लेकिन पूरे भारत की एक साथ जनगणना कब हुई? लॉर्ड रिपन, ये आपके स्टेट पीसीएस और उसमें भी पूछा जाएगा। तो भारत में आजादी से पहले ही ये कॉन्सेप्ट है कि जनगणना होगी। अब डब्ल्यूसी प्लोडन ने पहली जनगणना कराने में मदद की और फिर हर साल होने लगी, होने लगी, होने लगी, और 1931 तक हम लोगों ने हर, अब मैं ध्यान से सुनिएगा, हर कास्ट के बेसिस पे भी जनगणना होती थी। यानी जो किस जाति की क्या स्थिति है, किस कास्ट की क्या स्थिति है, यह जनगणना में रिफ्लेक्ट होता था। परंतु 1931 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1931 के बाद हमने सभी कास्टों को
कि जनगणना को छोड़ दिया और उसके बाद जो जनगणना हुई उसमें एससी और एसटी कास्ट को, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं, बाकी किसी और कास्ट को हम नहीं देखते। तो यानी भारत में जितने भी पॉलिसीज का आधार है कि किस जाति को कैसे चीजें मिलनी है, उसका आधार आज भी 1931 है। तो भारत में एक आग सी लगी हुई थी। क्या आग सी लगी हुई थी कि भाई ये देखा जाए कि अन्य जातियों की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से भारत में नीतियां बननी चाहिए, उसके आधार पर भारत में सारा कार्य होना चाहिए। और ये विवाद में भी रही। तो इस बार सरकार ने कहा हम करेंगे। अब प्रीलिम्स के कुछ सवालों पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1931 में आखिरी सभी जातियों की हुई थी। अब जब भारत आजाद हुआ तो जनगणना के क्या प्रोविजन आए, इसको जरा हम देखते हैं। तो जनगणना 7वीं अनुसूची में किसका विषय कर दिया? संसद इस पर कानून बनाएगी, राज्य इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो एक लाइन लिखकर छोड़ दी, 246 जनगणना 7वीं अनुसूची संसद बनाएगी। प्रीलिम्स का सवाल है, जनगणना संघ सूची का विषय, संसद को अधिकार है। तो संसद ने क्या किया? संसद ने एक कानून बनाया, जनगणना अधिनियम 1948, और बोला कि भाई इसमें हम पूरे के पूरे प्रोविजन लिखेंगे, आपसे जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो गोपनीय रहेगा, किसी अदालत में उसको पेश नहीं किया जाएगा। वहीं पर एक बॉडी बनाई गई जो इसके अंडर बनी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। ये नोडल एजेंसी है जो भारत में पूरी जनगणना देखती है। अब सवाल यहीं से आएगा कि संघ सूची का विषय है या नहीं। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन और नॉट। क्या भारत में कोई कानून है? हाँ, कानून है 1948। 1931 में आखिरी सभी कास्टों की हुई थी, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये देखिए, हिस्टोरिकली अनुसूचित जाति की ही गणना का निर्णय लिया गया, जातिवाद बाद में नहीं। बहुत विवाद हुआ तो 2011 में एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग, इसने कहा हम अपने आप थोड़ा करके देखते हैं, पर उसके आंकड़े नहीं जारी किए। तो 2011 में गृह मंत्रालय ने नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड रूरल मिनिस्ट्री ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उन्होंने आंकड़े तो इकट्ठा कर दिए थे, शायद वो आंकड़े इतने भयावह थे कि उन्होंने उसको जारी ही नहीं किया। तो राज्यों ने कहा हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हमारे यहां क्या स्थिति चल रही है इसको देखेंगे। तो उन्होंने अपने क्षेत्रों में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जातिगत सर्वेक्षण। क्या बच्चों? जातिगत सर्वेक्षण गया, आप कोर्ट में गया कि भाई हम सेंसस करा रहे हैं, ये जातिगत सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा ठीक है, इनको भी अपने क्षेत्र में पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, आरक्षण देना पड़ता है। 15 और 16 है, पॉलिसी है, अनुच्छेद 15 और 16, इनको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। अब सवाल आएगा, जातिगत सर्वेक्षण कौन कर सकते हैं, कास्ट सर्वे कौन कर सकते हैं? तो कास्ट सर्वे किया जाता है बच्चों राज्य सरकार द्वारा। तो बिहार और आंध्र में कास्ट सर्वेक्षण हुआ। तो जब ये होने लगा तो सरकार को लगा चलो हम ही कर देते हैं, क्योंकि
ये सही से नहीं कर पा रहे हैं, हर एक राज्य अपना अपना कुछ कुछ कर रहा है और इस पे राजनीति हो रही है। अब 16वीं होगी, 15 हो चुकी हैं, ये भी फिल्म्स के लिए आप याद रखिएगा। और इसमें 31 पैरामीटर लाए गए हैं। अब ये पैरामीटर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी है कि नहीं आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कुकिंग फ्यूल है या नहीं। पहली बार डिजिटली आप अपने डेटा फीड कर सकते हो, डिजिटल जनगणना होगी, खुद अपनी जनगणना कर सकते हो, और थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल किया गया। अब जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो आसाम में आपने देखा था, सवाल नहीं आएगा, पुराना टॉपिक है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। जनगणना के लिए कानूनी अधिकार आधार है, हाँ है। नागरिक हैं कि नहीं आप, इसके लिए एक अलग एक्ट है। जनगणना 10 साल में होती है। इसमें देश की जनसांख्यिकी किस तरह की है, कौन से क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं, उसके लिए देखते हैं। अब इसका डेटा शेयर नहीं होता है, दूसरे का डेटा शेयर हो सकता है। अब नागरिकता में क्या होता है, जनगणना में दोनों का डेटा शामिल होता है, ठीक है। अब आइए, इससे क्या फायदा होगा। भारत में अब सीटें बढ़नी है और हर एक जनगणना के बाद, क्योंकि भारत का आधार क्या है बच्चों, भारत में सीटों का बढ़ाने का आधार जनसंख्या है। और 2026 के बाद में जो जनगणना हो जाएगी तो उसके हिसाब से सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। तो अभी जो डेटा यूज हो रहा है, वो डेटा यूज हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका वो डेटा यूज हो रहा है 2011 की आधार पर। 2021 में जनगणना होनी थी पर वो हो नहीं पाई। तो जनगणना का फायदा क्या होता है, बस इतना आप देखिए, परिसीमन में हेल्प करता है, वित्त आयोग जो केंद्र और राज्य के बीच चीजों को बांटता है, और सरकार की नीति निर्धारण जो होती है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ये वो सवाल है, इसको आप जरा देखने का प्रयास कीजिए। मैं इसको उस फॉर्मेट में शेयर करता हूं जहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाई दे। जरा इसको आप देखिए। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती विषय में शामिल है। अब यही फैक्ट आ जाएगा, तो आपको याद रखना है पूरा का पूरा ये संघ सूची में है, समवर्ती में नहीं। जनगणना अधिनियम जनगणना करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट रूप में ये नहीं बताता कि कौन से फॉर्मेट में डेटा इकट्ठा करना है। बिल्कुल, ये अधिकार किसको दे दिया गया है, यह अधिकार रजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त को दे दिया गया है। इसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। तो बिल्कुल कानूनी ढांचा है। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त देश में दशकीय जनगणना आयोजित करता है, और ये गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जहां केंद्र के पास जनगणना करने की विशेष शक्ति, वहीं राज्य सरकारें कल्याणकारी उद्देश्य के लिए जातिगत डेटा एकत्र करने हेतु सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित कर सकती हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपकी सारी सही। अब ये सवाल भी आपका बन जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। पूरे के पूरे जो नुआंसेस है मैंने आपको बता दिए। अब आइए शरणार्थियों का मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। शरणार्थी कौन होता है, उसके ऊपर जरा हम चीजों को डिस्कस करते हैं कि शरणार्थी क्या है, और प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में क्या सवाल आएगा। स्पेशली हमारा फोकस प्रीलिम्स है,
फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। भारत में आसाम के अंदर, मेघालय के अंदर क्या है, शरणार्थी आए, ठीक है। क्या है, बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, और ये क्या रहा, ये विवाद में भी रहा। अब भारत में चकमा जाति भी आई, और अभी रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं म्यांमार से, और वो दिल्ली में भी बसे हुए हैं, गुड़गांव में भी बसे हुए हैं, बंगाल में भी बसे हुए हैं, और खबरें आई जम्मू कश्मीर में भी बसे हुए, और भारत ने उन्हें हटाने का, निकालने का, जम्मू कश्मीर क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा है, उसमें प्रयास किया। और वो कहने लगे कि आपके यहां पर आर्टिकल 21 दिया हुआ है कि हमें जीने का अधिकार है, तो आप हमें मत निकालिए। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीने का अधिकार है, पर जीने का अधिकार सबको है। हाँ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर बाकी सभी को सारे अधिकार हैं। यानी कोई शरणार्थी भारत में जाता है तो आप उसको जान से नहीं मार सकते, आर्टिकल 21 उसको मिला हुआ है। अभी विवाद में भी रहता है। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, रिफ्यूजी के मुद्दे पर क्या विवाद रहा? विवाद ये रहा कि हमारी सरकार ने बोला, देखिए शरणार्थी के लिए हमने किसी उस पर साइन नहीं किए, किसी कन्वेंशन पर। और आर्टिकल 21 तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी बस जाएंगे। आर्टिकल 19 सबके लिए नहीं, ये केवल भारत के लिए। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया। तो अभी ये इशू आप देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये इशू, केस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कोर क्रक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो द इशू ऑफ रोहिंग्या एंड कन्वेंशन, अभी रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से बाहर किया गया और वो चले गए उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, उन्होंने ठीक किया। उनका तर्क ये था कि आपका हटाने का आधार कि आप कहीं भी नहीं बच सकते, आप किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, ये फिल्म्स का सवाल है, ये केवल भारतीयों को है। आर्टिकल 19, 15, 16, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को है, और आप जम्मू कश्मीर में बस रहे हैं, ये हमारे लिए राष्ट्रीय चिंता है। और न्यायालय ने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब आर्टिकल 19 आपके लिए फिल्म्स में इंपॉर्टेंट हो गया। आप देख लेते हैं, जो फिल्म्स का सवाल आएगा कि भारत ने क्या किसी शरणार्थी के कानून पर साइन किए हुए हैं? एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। तो उसका आंसर है नहीं। भारत के यहां इन्फ्लक्स बहुत था, इसीलिए भारत ने किसी भी एक्ट पर साइन नहीं किए। एक शरणार्थियों के लिए कौन सा कन्वेंशन है? एक कन्वेंशन है उनके लिए 91 का। 91 में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था शरणार्थियों के लिए, भारत ने उस पर साइन नहीं की। भारत ने क्या कोई शरणार्थियों के लिए कानून बनाया है? नहीं। अब यही दो फिल्म्स के सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। ना तो हमने कोई ट्रीटी साइन की है, संधि साइन की है,
ना ही हमने उनके लिए कोई अधिनियम बनाया है। हमारे यहां तो एक छोटा सा एक्ट है, विदेशी अधिनियम 1986, 1946, जिससे हम सारी चीजों को डील करते हैं। क्या कहते हैं हम ये कहते हैं कि भाई कोई बाहर से हमारे यहां बंदा आ रहा है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो हम उसको निर्वासित कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाहर से आ रहा है साबित करे कि वो भारतीय है या विदेशी है। अगर पासपोर्ट नहीं है किसी के पास तो भारत में नहीं आ सकता, नहीं रह सकता। कोई विदेशी पासपोर्ट लेकर भारत में आता है तो भी अगर 180 दिन से ज्यादा वो यहां रहना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो एक्ट हैं, विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, इसके आधार पर हम लाइबल नहीं है कि उनको बसने के लिए दें। तो अब दो चीज आपको यहां याद रखनी है कि भारत में शरणार्थी को लेकर कोई नियम नहीं है, भारत ने कन्वेंशन पर साइन नहीं किए। हमारे पास फॉरेन विदेशी अधिनियम के एक्ट हैं 1946, जिसके तहत हम उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 21 सभी के लिए है, लेकिन 19 केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है। और हमने ये जो ट्रीटी है इस पर भी साइन नहीं किए और जम्मू कश्मीर से उनको हटाया जा रहा है। अब इसी संदर्भ में आप इस सवाल को देख सकते हैं। देखिए, पहला, भारत ने शरणार्थियों की परिस्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। भारत के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों को भी अवेलेबल है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, विदेशी अधिनियम 1906 करने के लिए किसी विदेशी नागरिकों को अधिकार देता है। तो जी, ये दूसरा, जीवन का अधिकार तो है उनको। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है कि हमने हस्ताक्षर किए हैं? नहीं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई बच्चों, ऐसे आप, और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। आशा करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बड़ा क्रिटिकल मुद्दा था। अब आइए, भारत में जो पैदल लोग चलते हैं, उनको कार कुचल देती है, उनके लिए अलग से कोई वॉक नहीं कर सकते, रोड पे ही टहलना दौड़ना पड़ता है, और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनके लिए अलग से पेडेस्टेरियन नहीं है। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि भाई, भारत में जब कोई आदमी चल रहा है तो ये उसका एक मौलिक अधिकार है, जीवन के अंतर्गत सबको पैदल चलने का अधिकार है। राइट टू मूवमेंट जो है हमारे यहाँ, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सबके लिए है। जब कोई आदमी, जब आवागमन होगा तो क्या होगा? तभी वो जीवन का आनंद लेना पड़ेगा। तो अब पदाधिकारियों का पैदल चलने का अधिकार, ध्यान रखिएगा, जीवन का अधिकार है, और आवागमन उस उसके अंतर्गत है। अगर वो आवागमन ठीक से कर पाएगा, घूम फिर पाएगा, तभी तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बढ़िया तरीके से चल सके, सुरक्षित वातावरण में बिना बाधा के वो चल सके। घूमने का भी अधिकार है, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, पूरे भारत में। और घूमेंगे कब? जब आप पैदल भी चल सकें सड़कों पर, स्थानों पर। पर भारत में क्या पैदल चलने वालों के लिए कोई अलग से एक्ट बनाया है? नहीं बनाया। पैदल चलने वालों के लिए कोई एक्ट नहीं है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और सड़क नियम विनियम के अंतर्गत सारा काम होता है। द रूल्स फॉर रोड रोड रेगुलेशन एंड मोटर व्हीकल एक्ट
के अंतर्गत। तो अब उनकी मांग है भाई हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग हो, हम पार कर पाए, हमारे लिए अलग से प्रेजुडिस, अलग से पार पथराव। तो विदेशी देशों में तो घूमने के लिए है पर हिंदुस्तान में नहीं है। अब फिल्म्स के लिए आपको क्या इस टॉपिक में याद रखना है? फिल्म्स के लिए आपको याद बड़ा सिंपल सी बात याद रखनी है कि पदयात्रियों का अधिकार भी जीवन का अधिकार और आवागमन के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आइए सिक्किम की 50वीं स्टेटहुड। तो भारत में आप जानते हैं एक एक्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन, ये आपको याद रखना है। और भारत ने कई राज्यों को बनाया। अब सिक्किम इस साल चर्चा में है और वो पाठ आप जरूर पढ़ लेंगे जो लक्ष्मीकांत में है। तो सिक्किम के अंदर कब जड़ा सिक्किम? सिक्किम 1974 में हमारे साथ जुड़ा। हमने बोला आप जुड़ जाइए, एसोसिएट हो जाइए, और हमने उसके साथ संबंध राज्य किया और एक 10वीं अनुसूची बनाई। अब ध्यान देना यह है कि वो दल विदल की सूची में शामिल नहीं है। तो हमने 35 अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको अपने साथ एसोसिएट किया। अगले साल वहां एक क्या हुआ बच्चों? रेफरेंडम हुआ। क्या आप भारत के साथ रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, और 97.5% जनसंख्या ने इसको हाँ कहा। और हमने फिर ये फिल्म्स का सवाल है, 36वां संशोधन, संविधान संशोधन कर क्या कर दिया? उसे 22वां राज्य बना दिया। अब ये फिल्म्स के लिए आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि 36वें संविधान संशोधन से हमने सिक्किम को जोड़ा है, और कौन से उसमें किन किन को जोड़ा है ये भी आपको याद रखना। ये पॉलिटी में आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए, ये एक्ट चर्चा में है इंटरनेशनल लॉ के कारण। किसके कारण? इंटरनेशनल लॉ के कारण। ये किस में है? चर्चा में। कैसे चर्चा में है? तो भारत में एक तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है जो न्याय देते हैं, लेकिन व्यवसायिक मुद्दे, कमर्शियल मुद्दे तेजी से चल पाए, इसके लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने क्या किया है? तो क्या किया है? क्या किया है? भारत ने अलग से एक कानून बनाया है कि भाई भारत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या डोमेस्टिक संस्था के लिए मध्यस्थता और सुलह कुल का नियम हो, बल्कि पारिवारिक मुद्दों को भी इसी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। अब इसमें केस हुआ है। क्या केस हुआ है पहले थोड़ा समझ लो। कौन सा है? मध्यस्थता व सुलह कुला अधिनियम, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट। तो विवादों का समाधान ये परे जाकर करता है, परे जाकर करता है। अंतर्राष्ट्रीय लॉ भी है, यूएन का सिट्रल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर यूएन का लॉ। अब ये बड़ा हल्का टॉपिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये क्या कहता है? ये कहता है, क्या कहता है? कि भारत के अंदर क्या होगा? त्वरित न्याय होगा। आर्थिक न्याय जल्दी से होना चाहिए। क्या लंबे लंबे केस ना चलें, कम खर्चे में हो जाए और दोनों पार्टी आपस में आ जाएं और विन विन
सिचुएशन पर आ जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में ये जो अवार्ड होते हैं, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? तो इस एक्ट में हम भारत सरकार ने कई बार प्रोविजन किए कि 12 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाए और त्वरित निर्णय हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर किसी पार्टी को वो मुद्दा पसंद ना आए तो कहां जाए? तो जाता है हाई कोर्ट। तो ये प्रिलिम्स का फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास एक कानून है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर किसी पार्टी को वो मुद्दा पसंद नहीं आ रहा है तो कहां जाए? हाई कोर्ट जाए। अगर वो मामला इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा है तो कहां जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो कहां जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को यह बोला गया था कि भाई उसकी धारा 34 में कि जब भी कोई फैसला आता है या तो आप उसको यस करो या नो करो, पर उसमें कोई संशोधन मत करो। तो अब सवाल उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला आ सकता है? हाँ, आ सकता है। ग्राउंड बताए गए हैं कि कुछ ग्राउंड पर मामला आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे जो आपने ये कहा है, ये देखिए 96 के अंतर्गत ये सेक्शन 34 है जो कहता है अगर मध्यस्थता का निर्णय पसंद नहीं है तो आप रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वो मामला, पर उसे थोड़ा बहुत ट्वीक नहीं कर सकता। अगर उसमें कुछ कमी है उसको नहीं, वो कमी वहीं देखी जाएगी, आप उसको हटा दें। अब अगर थोड़ी बहुत कमी है उसको वो दूर कर दे तो पूरा जो उसने निर्णय आर्बिट्रेशन ने दिया है वो सही है, तो दोबारा मुकदमा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पूरा मामला अगर सही है और उसमें थोड़ी सी कमी है, मुझे ये भी अगर आप ताकत दे दें कि मैं थोड़ा उसमें संशोधन कर दूं तो फिर आपको बार बार मुकदमेबाजी में जाना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई फैसला आया, अभी आपने कहा आप या तो यस करो या नो करो, अब मैं यस कर नहीं सकता क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। नो मैंने कर दिया तो दोबारा मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा, लंबा खींचेगा। तो मुझे आप ये करने दो। पर आर्टिकल सेक्शन 34 में कुछ और बात लिखी है, धारा 34 में कुछ और बात लिखी है। अब जब ये बात लिखी है तो इसको कैसे डील किया जाए? तो अभी सुप्रीम कोर्ट पहले इसको मानता था, लेकिन अभी उसने क्या कहा, ये पहले मामले में उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी एक मामला हुआ है। कौन सा? ये लार्सन और टर्बो। पहले एक हकीम का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लार्सन एंड टर्बो का जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है कि मेरे पास आर्टिकल, ये प्रीलिम्स का सवाल है। किसका सवाल है? प्रीलिम्स का सवाल है कि मुझे पूरा न्याय करना है। पूर्ण न्याय देने के लिए आर्टिकल 142 के अंदर मुझे पूर्ण न्याय देना है। अब ये उसको ताकत है, ये ताकत ना, ये भी प्रीलिम्स का सवाल है, ना तो हाई कोर्ट को है ना सुप्रीम कोर्ट, ना उच्च न्यायालय को ऐसी ताकत नहीं है।
तो बोला मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, पार्सली असाइड कर सकता हूं, अगर पूरा फैसला सही आया और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है तो मैं उसे भी, मुझे आर्टिकल 142 के अंदर ये अधिकार है। तो ये मामला आपको समझ में आया। इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। तो इस पे क्या सवाल आएगा, ये देखो, ये सेक्शन के अंदर अगर पक्षकार अक्षम है, समझौता अमान्य है, सार्वजनिक न्याय के खिलाफ जा रहा है, ये ग्राउंड सबसे ज्यादा है जिसमें चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, या धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं मामले को देख सकता हूं, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब इसमें सवाल क्या आएगा, सवाल यही आएगा कि 142 पर सवाल आ सकता है, या आर्बिट्रेशन का मामला कहां जाता है, तो हाई कोर्ट जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्या उसको वो पूरा मामले को यस और नो कर सकती है या आंशिक परिवर्तन भी कर सकती है, तो 142 में उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। यानी ज्यादातर सवाल संभावना यह है कि ये पूछा जाएगा क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं, इस पर सवाल आने की ज्यादा संभावना है, और इसका मतलब है यस हो सकता है। ठीक है, क्या मध्यस्थता और सुलह कुल का मामला फाइनल होता है, इसका आंसर है नो। अगर कोई पार्टी, और ये 4 आधार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा भी सकती है। तो आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही आपकी जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्लास बनेंगी। पॉलिटी की रिवीजन क्लास भी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि इस साल कम से कम 25 सवाल आईआर में, पॉलिटी में 25 से 30 सवाल आते हैं, पॉलिसीज में वो आपके बन जाए। तो अगर आपको 100 में से अपने 25-30 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कराने हैं तो आप इन क्लासों को देखिए, करिए और एंजॉय कीजिए। फुल कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आपका स्वागत है। तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, क्लासों को देखते रहिए, हाई क्वालिटी क्लास है, आप कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।